हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सएम भी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सएओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। बीपीएससी, बीएओ, एसटीए और भी जितनी पोस्ट आई हैं उसमें जितने भी स्टूडेंट्स का रिटर्न क्लियर हुआ है, सबसे पहले तो उनको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई भी। क्यों? क्योंकि ये बार बार अगर आप सोचेंगे ना तो एक आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट तो फील होगा कि आपने कुछ पाया है, और वहां पे आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन थोड़ी और आसान हो जाती है। क्योंकि इंटरव्यू जो है हमारा, जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, वो साक्षात्कार क्या है? बेसिकली कॉन्फिडेंस का ही पूरा का पूरा गेम है। तो आपको साक्षात प्रकट होना है पैनलिस्ट के सामने, और वहां पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम कहते हैं कि कॉमन क्वेश्चन है, ये तो हर कोई जानना ही चाहता है आपसे। वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे अपने आप को कैसे, अपना परिचय कैसे थे, क्यों आप इस जॉब को करना चाहते हैं, ये दो तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बहुत मेजर होते हैं। उसके बाद ये होता है कि हमारे मन में ये शंका होती है कि मैंने एमएससी कर लिया, किसने पीएचडी कर लिया, मैं क्या बोलूंगा, मैं दूसरे राज्य से हूं, मैं क्या बोलूं, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में कैसे प्रिपेयर करेंगे ये आज हम देखने वाले हैं। बट यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आपको पेन और पेपर लेके बैठना है। पेन और पेपर की क्यों रिक्वायरमेंट है? पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि कई क्या होता है, हम सोचते हैं कि हम बोल लेंगे, अपने माइंड में सोच लेते हैं। आपने अभी सोचा, हो सकता है आपको 2 घंटे बाद ही वो पॉइंट याद ना है। इसलिए पेन और पेपर लेके बैठना है। और एक चीज और करना है, जो चीजें मैं यहाँ से बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पॉइंट बताऊं, समझा भी दूं, बट अपने आंसर खुद से फ्रेम कीजिएगा, ताकि ऐसा ना लगे कि सारे बच्चे एक ही जैसा आंसर बोल रहे हैं और उसमें लगे कि ये सारी चीजें ओरिजिनल है। देखिए, इंटरव्यू में हमेशा ये याद रखना है, सारी चीजें सच बोलनी है, झूठ कुछ नहीं बोलना है। बट ऐसा भी नहीं है कि अब सच बोलने के लिए सारी ही चीजें बता देनी। कोई चीज आपको ऐसा लगता है कि जो नहीं बतानी चाहिए, तो वहां पे कुछ नहीं बोलना है। बट झूठ भी नहीं बोलना, अनावश्यक कहानी नहीं सुनानी है कुछ भी, ठीक है। जो सच है बस वही बोलना है। सबसे पहले समझते हैं साक्षात्कार है क्या। तो साक्षात्कार क्या है? साक्षात प्रकट होना, जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिटन एग्जामिनेशन में जितने भी एग्जाम में पेपर थे, हिंदी का था, जीए का था, या फिर बाकी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन थे, वहां पे आपने जो भी पढ़ा था उसको आंका गया या फिर उसका आकलन किया गया। मतलब आपकी नॉलेज का टेस्ट हुआ, नॉलेज का परीक्षण हुआ। यहाँ पे क्या है? ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। पर्सनैलिटी में वो क्या जानना चाहते हैं कि क्या ये सरकारी सिस्टम में, जो सरकारी एग्जिस्टिंग सिस्टम है और जो ये जॉब है, उसकी जो प्रोफाइल है, क्या उसके अनुसार ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी ये चीज होती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज मैं आपको ये बताऊं, यहाँ पे कोई भी ये ना समझे कि इसकी इंपॉर्टेंस कम है। 50 मार्क्स का ये इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको ये मान के चलना है कि अभी जो भी आपके मार्क्स आए हैं, कट ऑफ वगैरह, क्योंकि अगर आप कट ऑफ वगैरह के बारे में सोचते रहेंगे ना, तो ये प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। और अगर आपको लगेगा, जनरली हम अपने को नेगेटिव साइड ही देखते हैं कि यार मेरे तो कम आए, उससे कम ना हो, और कम है तो क्या पता मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे तो ऐसा, ये सब कुछ मत सोचिए। बस ये सोचिए कि बस इंटरव्यू ही आपका एग्जामिनेशन है, 50 में से 50 लाने हैं। इस चीज को अगर आप लेके चलेंगे तो आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब आप समझ गए कि ये क्या है? व्यक्तित्व का परीक्षण है। जब ये व्यक्तित्व का परीक्षण है तो आपको वो सारी बुक्स फिर से नहीं खोल के पढ़नी है जो आपने रिटर्न के लिए पढ़ी, ठीक है। नॉलेज हमको चाहिए, नॉलेज तो होनी ही चाहिए, और वो नॉलेज आपको है, उस पर भरोसा भी रखिए। बट ये मत सोचिए कि बस उसको रटते रहे, उससे नहीं फायदा होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आएगा ना, जो टेक्निकल या फिर हम कह सकते हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो उससे कोई नेगेटिव मार्क नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वाइवा नहीं है। ओके, हो सकता आपको मान लीजिए उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, डाउनी मिल्ड्यू ग्रेप्स पूछ लिया, नहीं आता, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन चेंज कर देंगे, वो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछ लेंगे। बट अगर वो सिंपल आपसे पूछें कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे कौन सी नदियां हैं, क्या क्षेत्रफल है, कि कौन सी मेजर फसलें हैं, तो अगर आप वो नहीं अच्छे से बता पाए तो दिक्कत होती है। सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आप उन जिलों का नाम बता सकते हैं जहां से गंगा नदी गुजरती है, क्या आप उन जिलों का नाम बता सकते हैं जहां से कोसी नदी बहती है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपसे वो पूछ लें कि कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से लगता है, कौन सा ऐसा जिला है जो बगल में दूसरे राज्यों से लगता है, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये हमें ज्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। अब ये जब व्यक्तित्व का परीक्षण है, तो यहाँ पे हमारा व्यक्तित्व कैसे झलकेगा, जैसा हम बताएंगे, जैसा हम शो करेंगे। तो आपको यहाँ पे सारी चीजें बतानी है, और बताने के लिए हमारे पास माध्यम क्या है? हमारी बातें। और वो क्या है? बेसिकली शब्द। शब्द का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम अनावश्यक बातें ना बोलें, अनर्गल चीजें ना बोलें। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले प्रैक्टिस करें। शीशे के सामने प्रैक्टिस करने में हमें ये लगता है कि जो हमने शब्द बोले क्या वो सटीक थे कि नहीं थे। इसलिए शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये तब हो पाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। आप इंस्टेंटली जाएंगे तो जैसे आप रोज बोलते हैं वैसे ही आप बोलेंगे। आपको एक चीज और समझनी है कि वो फॉर्मल
ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंटरव्यू है तो आपको फॉर्मल ही रहना होता है। वहां पे आप वैसी बातें सीधे नहीं बोल सकते हैं जैसी कोई घर में बोल रहा है, या फिर हम जिसको बहुत रॉ लैंग्वेज, या जिसको हम कहते हैं ना हॉस्टल में किसी कुछ भी बोल दिया। ठीक है, आपको किसानों से बात करनी है तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपकी जितनी भी वहां पे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भोजपुरी है, मैथिली है, वो अगर वो आती है तो उसका बेनिफिट होगा। मैथिली भी आती है उसका बेनिफिट होगा, भोजपुरी आती है उसका बेनिफिट है, बट ऐसा नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं उसका कोई मतलब ना हो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, इंटरव्यू चल रहा है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा, आपको उसका आंसर नहीं आया, अब आपकी सुई वहीं अटक जाती है कि यार ये तो मेरे को आया नहीं, अब पता नहीं क्या होगा। हम यही सोचते रह जाते हैं। उससे भी आसान मैं बताता हूँ, हो सकता है आप गए, आप इंटरव्यू वाला जो रूम है उसमें आपने एंटर किया, चेयर रखी थी, आप बैठे, चेयर को ठोकर लग गई या आपको ठोकर लग गई, कुछ भी ऐसा हुआ, या आप बैठते समय आपकी फाइल नीचे गिर गई, कुछ भी हुआ, आपकी पेन नीचे गिर गई, अब आपको थोड़ा सा आप वहां पे सहज महसूस नहीं करेंगे। और जब आप सहज महसूस नहीं कर रहे हैं ना, फिर आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है कि पता नहीं क्या सोचा होगा इन्होंने मेरे बारे में। मतलब हमारे जो विचार हैं वो तो बहते ही रहते हैं, बस वो गंगा बह निकलेगी। और उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन पूछेंगे बट आपका दिमाग वहां पे अटकेगा, और फिर आप जब क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से नहीं दे पाएंगे तो फिर ये पूरा कैरी ओवर होते चलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें भी हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि साक्षात्कार के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब बेसिक क्वेश्चंस की संभावना क्या होती है, आपसे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो विषय संबंधी पूछे जा सकते हैं, एग्रीकल्चर में आपने जो भी चीजें पढ़ी है उससे किसी से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा बुक्स को ना पढ़ें, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, कहीं से कहीं तक पूछा जा सकता है। मानव संसाधन संबंधी या फिर बायोडेटा से संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ओके, तो ये चीज सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है। जहां पे मतलब आप जिस जॉब को करना चाह रहे हैं उस जॉब के लिए आपका जो बायोडेटा है वो कैसे सही है, आप ही क्यों फिट बैठते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया रहा है, आप कैसे सही है, और आपका बायोडेटा क्या होता है बेसिकली। अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में हम उसको डिटेल में देखेंगे क्या होता है। बेसिकली हम अपने आप को कैसे बताते हैं, और हम ये कैसे बताते हैं कि मैं इस जॉब के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद होता है संगठन या फिर बैंक का तो ये इंटरव्यू नहीं है, तो संगठन से रिलेटेड चीजें होती हैं। संगठन क्या हो गया, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आपका विभाग से रिलेटेड चीजें हो गई। विभाग क्या है, कृषि विभाग है, तो उससे रिलेटेड चीजें, मतलब बिहार में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये बेसिकली साक्षात्कार की संरचना होती है। अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये उम्मीद की जाती है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जैसे आप रूम में एंटर किए, आपसे पूछेंगे कि आप अपना परिचय दें, अपने बारे में बताएं, इंट्रोडक्शन दें, कुछ भी आपसे बोला जा सकता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके नहीं गए ना तो वहां पे आप गड़बड़ा जाते हैं। गड़बड़ा इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पे 4 या 5 लोग बैठे होंगे और बहुत सीरियसली आपको ऐसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बोलना शुरू करते हैं, सर मेरा नाम, आपको लगता है कि तो बड़ा, मतलब आप समझ रहे हैं कि रेडी नहीं है, कभी इंटरव्यू दिया नहीं। तो ये चीजें बहुत होती हैं, ये रियल चीजें होती है। देखो रटने वटने का काम तो हो जाता है, वो तो कहीं से भी आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बट इस चीज को कैसे हैंडल करें, इस चीज को आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें। तो हमेशा शुरुआत में ये चीज समझें कि जो मेरे को परिचय देना है उसमें मतलब मुझे अपनी छोटी सी झलक इनको दिखानी है, और बहुत कोशिश इस चीज की करनी है कि जो आगे पूरा इंटरव्यू है मैं उसका जो डायरेक्शन है वो यहीं से निर्धारित कर दूं। अब वो कैसे होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे ये समझना है कि परिचय आपका संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत डिटेल्स में नहीं होना चाहिए, बोरिंग नहीं होना चाहिए, बट ऐसा होना चाहिए कि उसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाए। और वो सारी चीजें क्या है, वो ये सारी चीजें हैं, ये इंक्लूड होनी चाहिए। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि उनसे पूछो कि अपने बारे में बताओ, वो कहते हैं कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बस। फिर वो कहते हैं कि सर जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी हम आंसर करेंगे। अरे जब उन्होंने आपसे कह दिया अपने बारे में बताओ तो सिर्फ नाम ही आपके बारे में चीज है, तो ये ऐसा नहीं करना है। हमेशा ध्यान देना है कि वहां पे क्या पहले से बहुत ज्यादा अपने माइंड में ना सारी चीजें पहले से नहीं सोचनी है। कई बार क्या होता है हम 2-3 मॉक इंटरव्यू दे लेते, 3-4 मॉक इंटरव्यू देते, उसके बाद हम बहुत वैसे मशीन टाइप के हो जाते हैं। वो नहीं होना है। आप मॉक इंटरव्यू दीजिए, 3-4 मॉक इंटरव्यू दीजिए, बेशक देने हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए, बट उसके बाद जब आप एक्चुअल इंटरव्यू में जाएंगे ना, भूल जाइए कहां पे मॉक इंटरव्यू में क्या आंसर किया था, टीचर ने क्या कहा था, उसके बाद उन्होंने क्या, जो प्रिपरेशन करनी थी कर ली। अब वहां पे जैसा क्वेश्चन पूछाएगा वैसा हम आंसर देंगे, पहले से नहीं सोचना कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अपना नाम बताइए, उसके बाद कहाँ के आप रहने वाले हैं ये आपको बताना है। हो सकता है आपका बचपन कहीं और गुजरा हो, उसके बाद आप अभी कहीं हो, तो वो दोनों जगह बताइए। उसके बाद अपनी स्कूल के बारे में या शिक्षा जो पूरी है वो पूरी बतानी है। शिक्षा के बारे में अगर आप देखेंगे तो स्कूल से बताइए, आपकी स्कूलिंग कहाँ पे हुई थी,
किस विद्यालय से आप पढ़े हैं, 10वीं 12वीं का आप बता सकते हैं। उसके बाद यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, स्नातक आप कहाँ से हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो वो बताइए, पीएचडी हैं तो वो बताइए, प्रेजेंट में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो बताइए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई नुकसान हो जाने वाला है, वो आपसे कह देंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको क्यों लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सारी चीजें बतानी है, अपने बारे में सारी चीजें बताइए। सिर्फ आप बताइए आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और आप अगर वहां नहीं बताएंगे तो जितने ग्रेजुएट्स हैं उनसे आप अलग कैसे हुए, है ना। तो बताना है कि मैं बाकियों से इतना अलग काम कर रहा हूँ, ये कोशिश हमारी वहां पे रहनी चाहिए। परिवार के बारे में बताइए, आपने नाम बता दिया, जगह बता दी, आपने शिक्षा बात बता दी, स्कूल बताना है, 10वीं 12वीं कहाँ से किया, कब किया ये बताइए, ग्रेजुएशन बताइए कब किया, कहाँ से किया, बस इतना बताइए। परसेंटेज वगैरह सब्जेक्ट बताने की बात नहीं है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, उसके साथ साथ परिवार के बारे में बताइए। परिवार का मतलब अगर आप जॉइंट फैमिली में तो सब नहीं बताना है, सिंपल सा बताइए कि मेरे माता पिता और उनके बारे में वो क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने भाई बहनों के बारे में बता सकते हैं, बट उनके भाई बहनों के बारे में ज्यादा बताने की, आप ये सिंपल कह सकते हैं कि सर हम 2 भाई बहन या 3 भाई बहन या 4 भाई बहन हैं, बस इतनी बात बताइए। पर मेरे पिताजी जो भी जॉब करते हैं, माता गृहिणी है तो गृहिणी, जॉब करते हैं तो वो बताना है। ये आपके परिवार के बारे में हो गया। उसके बाद आता है अभिरुचियां, जिसको हम कहते हैं हॉबीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा बोलिए जिससे कि आप इंटरव्यू को एक डायरेक्शन दे सकें। जैसे आप कह सकते हैं कि सर बचपन से ही मेरी रुचि कृषि क्षेत्र में रही है और जिसके लिए मैंने ये चीजें की हैं। या फिर आप बता सकते हैं सर कॉलेज में एक ऐसा इवेंट था जिसमें मैंने प्रतिभाग किया था और वो इस चीज से रिलेटेड था, है ना। तो फिर वहां से क्या होता है, डायरेक्शन बन जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना है कि यहाँ पे कोशिश ऐसी करनी है इंट्रो में ही कि एक डायरेक्शन मिल जाए। तो ये परिचय के बारे में ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पूछा था आप एओ क्यों बनना चाहते हैं, पीएओ है ना, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर, तो क्यों बनना चाहते हैं ये। पहला क्वेश्चन तो परिचय आएगा। दूसरा क्वेश्चन कि भाई क्यों बनना चाहते हैं, मतलब क्यों ये जॉब ज्वाइन करनी है। जॉब तो हजारों है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, बैंक है, ये है वो है, आप ये क्यों बनना चाहते हैं। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखनी, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं हमेशा 3 पॉइंट की बात करता हूँ और वो 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और उसके अलावा फिर ये सोचिएगा इन 3 पॉइंट में आपका अपना क्या आंसर है। मैं आपको कुछ कुछ तो बताऊंगा बट वही मत कॉपी करना क्योंकि सबका एक जैसा हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है रुचि, और या फिर हम जिसको कहते हैं ना जुनून, या फिर जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट, अभी आपका मान लो इंटरेस्ट है किसमें, मूवी देखने में, कैसे भी टाइम निकाल लोगे। आपका इंटरेस्ट है कोई पर्टिकुलर गेम खेलने में, या आपका इंटरेस्ट है आपको सुबह रनिंग के लिए जाना है, आपका इंटरेस्ट है आपको जिम करना है, तो आप कैसे भी टाइम निकाल लोगे। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है कि उसको रील्स देखनी है रील्स में वो टाइम निकाल भी लेंगे और सारा टाइम बर्बाद भी कर लेंगे, है ना। तो वो क्या होती है, रुचि। तो रुचि का मतलब ये होता है कि अगर हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट है ना तो हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे, ये सबको पता होता है। तो आपको ये शो करना है और ये दिखाना है कि कैसे कृषि में आपका बहुत इंटरेस्ट है और कृषि से रिलेटेड करियर आपने बनाना डिसाइड किया था। तो आपकी अगर जॉब कृषि विभाग में या फिर एओ के रूप में लगती है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये चीज आपको बतानी है इसके लिए बहुत सारी चीज हो सकती है। आप ऐसे बता सकते हैं कि सर क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन या आपका 10th 12th भी अगर एग्रीकल्चर में है तो आप बता सकते हैं कि मेरा 12वीं कृषि से है और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना करियर एग्रीकल्चर में ही बनाऊंगा, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन भी एग्रीकल्चर में किया। और मैंने, या अगर आप किसान फैमिली से हैं तो आप बता सकते हैं कि मैंने अपने घर में खेती देखी है, किसानी देखी है, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं भी एग्रीकल्चर में ही अपना करियर बनाऊंगा, बट ऐसी जगह पे जहां से मैं बहुत सारे किसानों का एक साथ भला कर सकूं, या फिर मतलब मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें कर पाऊं जिससे कि मैं बेनिफिट बहुत सारे फार्मर्स को दे सकूं, क्योंकि मैंने फार्मर्स की कंडीशन देखी है। ओके, तो ये सबसे पहला होता है इंटरेस्ट की चीज। दूसरी चीज आती है यहाँ पे शिक्षा। तो जैसे मैंने पहले में ही थोड़ा सा ऐड किया कि आपकी शिक्षा, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, कई स्टूडेंट्स का ये मेजर पॉइंट भी हो सकता है कि बीएससी एग्रीकल्चर करते टाइम मैंने जो कंडीशंस देखी फार्मर की, उसके बाद मुझे लगा कि हमें ऐसी जॉब करनी है कि जिसमें मैं फार्मर्स के बीच में हो सकूं और फार्मर्स को दिए जाने वाले सरकार की तरफ से लाभ या फिर जो भी स्कीम्स हैं या जो भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैंने देखा कि फार्मर्स को पता नहीं चलती है, तो वो उनको पता चल सके और मैं अपना करियर वहां पे बना सकूं। चाहे बीएओ है, चाहे आईबीपीएस है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है, सबका मुख्य जो हम कह सकते हैं ना एम, वो यही होता है। हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहते। गवर्नमेंट में हम इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता जो प्राइवेट कंपनीज का होता है। गवर्नमेंट का एम क्या होता है कि किसान कैसे ऊपर बढ़ सके, जितनी भी स्कीम्स लाई जाती है इसीलिए तो लाई जाती है, तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और तीसरी चीज है कि नौकरी की सुरक्षा। आप बोलिए कि सर यहाँ पे मुझे जॉब सिक्योरिटी रहेगी ना,
प्राइवेट में जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है, यहाँ पे आपको अच्छी एक सैलरी मिलेगी, वाइट कॉलर जॉब होगी, समाज में आपका रुतबा होगा, इसलिए मैं इस जॉब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। आपको लगेगा सर ऐसी बात है हम कैसे बोलेंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। देखिए उनके भी बच्चे हैं, वो भी कभी आपकी कंडीशन में थे, सबको पता है कि सरकारी नौकरी की क्या अहमियत होती है और सबको पता है कि क्या बेनिफिट होते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ कहना, और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट बताना है, फिर आपकी एजुकेशन कैसे रिलेटेड है, तीसरा कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। भाई मैं वही तो काम करूंगा ना जिसमें मुझे फायदा होगा, जिसमें मुझे फायदा ही नहीं हो रहा तो मैं काम क्यों करूंगा। तो ये इससे भी पता चलता है कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट भी और आपको अच्छा भी लग रहा है, तो आप तो सबसे बेस्ट कैंडिडेट हैं। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब ये तीनों पॉइंट पे ना आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर की प्रैक्टिस करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैंने काफी टाइम लिया इन दोनों क्वेश्चन पे, बट ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए इंटरव्यू में जवाब देने के लिए क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। देखो मैं हमेशा बता दूं, भाषा कोई भी बाधा नहीं है, वो एक संवाद का जरिया है। आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में, जिस भी भाषा में देना चाहते हैं, बस वो वहाँ पे एक्सेप्टेबल हो। अब मैं कहूँ कि मैं तेलुगु में जाके दूंगा, वहाँ पे नहीं ले रहे होंगे तेलुगु में, तो वो चीज़ आपको समझनी है। अगर वो क्षेत्रीय भाषा में अलाउ कर रहे हैं तो आप क्षेत्रीय भाषा में दीजिए, उसका पॉजिटिव ही इंपैक्ट होगा, क्योंकि आपको तो फार्मर के लिए काम करना है ना, तो आपको कोई इंटरनेशनल मीटिंग्स तो करनी नहीं है इंग्लिश में, जहाँ पे आपकी मैंडेटरी देखी जाएगी। तो यहाँ पे तो आपको वही देखना है कि कौन बच्चा फार्मर से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा, वही कर पाएगा जो थोड़ा क्षेत्रीय भाषाओं में जानता होगा। अब क्या होता है, आपको एक इंपॉर्टेंट होता है कि आप बिहार के एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानते हैं, स्टेट में एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी, दशा कैसी है और उसकी दिशा क्या हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने अपने कोर्सेज में ये सारी चीजें ऐड की हैं, आप वहां पे देख सकते हैं। इसका कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, कंटेंट उसमें वीडियोस, ये सारी वीडियोस हमने बहुत डिटेल्स में वहां पे डाल रखी हैं, पीडीएफ भी डाले हुए हैं। 101 मॉक इंटरव्यू होगा 30 मिनट का, जिसमें कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू लेते हैं, और उसके साथ साथ कुछ गाइडेंस सेशंस भी होंगे, वो भी आगे आने वाले दिनों में स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको बहुत डिटेल मिलेंगी, यहाँ तो हमने बहुत छोटा सा लिया हुआ है। तो आपको जनरल ओवरव्यू ऑफ बिहार देखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, गंगा नदी कहाँ से कैसे बहती है, कोसी नदी किधर बहती है ना। ये नदियों का बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इरिगेशन मेजर है, और आपको पता ही है कि गंगा नदी, भू कटाव, कोसी में भू कटाव कितनी बड़ी समस्या है, वो सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, है ना। भोजपुर, पटना, नालंदा, लखीसराय, पूर्णिया है, अररिया है, किशनगंज है, जो सीमांत जिले हैं, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सी फसलें कहाँ पे ग्रो की जाती हैं, किस किस में ये फर्स्ट है, नंबर 1 है, किस में नंबर 2 है, कितना ज्योग्राफिकल एरिया, कितना क्रॉप एरिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, कौन कौन सी जो क्रॉप से मेजरली वो ग्रो की जाती हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको डिटेल में पढ़िएगा, इसको हमने काफी डिटेल में बनाया है। अगर आपको लगता है कि ये डिटेल में पढ़ना है बिहार एग्रीकल्चर, तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम पूरी वीडियो के उस पर बनाएंगे। बट मैंने आपको बता दिया कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। साक्षात्कार में स्थिति आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किया गया है, वहां पे भू कटाव की समस्या है, आप क्या करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, फार्मर्स को क्या करेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, सिचुएशन होती है। अब यहाँ पे आपसे कोई बहुत बड़ा आइडिया नहीं मांगा जा रहा है कि वही उनको जाके लागू करना है, बस आपको ये देखना कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता कैसे, आप कैसे समझ पा रहे हैं, आप क्या उस कंडीशन को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि आपने वहां पे एक डिसीजन लेना है तो आपका डिसीजन क्या होगा। तो ये चीज है, तो आप कह सकते हैं कि डेफिनेटली जब बाढ़ आई है तब तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, मतलब उसकी आपको पता तो है ना बाढ़ कब आ सकती है, मानसून के सीजन में आ सकती है, तो पहले से ही उसकी तैयारी करके रखेंगे। जो भी हमारी चीजें हो सकती हैं, बंद सुनानी है या फिर जो नदी के किनारे हैं, हम उसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैं भी भूल गया उसको, ताकि भू कटाव ना हो, है ना, पानी अपना फ्लो करे। तो ये सारी चीजें आपको बतानी होती है वहां पे। ऐसे कुछ भी कंडीशन हो सकती है, आपको यहाँ कहीं पे पोस्ट कर दिया जाए, वहां पे सूखे की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे। तो वहां पे हमेशा ना क्या ध्यान रखना है, हमेशा कि अपने आप को उस कंडीशन में खड़ा देखना है, टाइम लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं कि तुरंत आंसर देना, पहले सोचिएगा अच्छे से, और सबसे ऊपर से क्या है ना, पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझना है। कई बार क्या होता है, आधे में ही हम जंप कर जाते हैं, जंप नहीं करना है, पहले सोचना है, और फिर उसके हमेशा ये देखना है कि आप तो फॉर्मल तरीके से और पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, निगेटिव नहीं देना है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है, फार्मर को भी क्रिटिसाइज नहीं करना है। ये नहीं कहना कि किसान तो तैयार ही नहीं रहते कुछ सुनने के लिए, वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, वो तो चेंज करना ही नहीं चाहते, वो तो बीज लेते ही नहीं है, ऐसी बातें कभी नहीं करनी है। क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी अच्छी होगी ना, कोई कहीं से भी ले लेगा, है ना। मोबाइल सही था, पहुंच गया ना अपने तक, कोई गवर्नमेंट ने कोई स्कीम तो नहीं चलाई थी फोन में सब्सिडी देंगे सब तक पहुंचेगा, अपने आप पहुंच गया। तो टेक्नोलॉजी कैसी भी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है, हर तक पहुंचती ही पहुंचती। इसलिए
ये चीजें ऐसे नहीं बोलनी है, ना ही गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं सर एमएससी पीएचडी कर दिया, अब हम एओ वहां अगर हमसे पूछा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते, क्या बोलेंगे? तो देखिए कभी भी ना जो आपकी हायर एजुकेशन है वो नेगेटिव नहीं होती है। आप ये बोल सकते कि सर मैंने डिसाइड किया था कि पहले मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, उसके बाद मैं अपनी नौकरी शुरू करूंगा, और मैंने ग्रेजुएशन होने के बाद या ग्रेजुएशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और क्योंकि मैंने ये पहले ही डिसाइड किया था कि गवर्नमेंट सेक्टर में प्रिपरेशन करनी है, तो मैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और क्योंकि ये नौकरी ये नोटिफिकेशन अभी आया तो मैंने इसको फिल किया। सिंपल सी बात है। अब ये हर साल तो आता नहीं है कि आप ये कहें कि मैंने बचपन से टारगेट बना लिया था या मैंने 12th में टारगेट बना लिया था, कभी कभी तो पोस्ट आती है, तो ये चीज आपको समझनी है। एमएससी और पीएचडी, सिंपल सी बात कही कि सर मेरी इस विषय में अभिरुचि ज्यादा थी, इंटरेस्ट ज्यादा था, इसलिए मैंने ये पहले डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लूंगा, या मेरे को चाहिए, कई बार होता है ना स्टूडेंट कहते हैं कि मेरे को तो एमएससी अपने नाम के आगे होना चाहिए, बीएससी एमएससी, बीएससी सभी कर लेते मैं एमएससी करूंगा। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ये सच एज इट इज ही बोलनी है, क्योंकि उसका कोई फिर रीजन नहीं है। अगर आपसे वो बोल दें कि आपने पीएचडी कर लिया तो आप इसके लायक ही नहीं है, तो वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो ये चीज आपको इसी टाइप से दिखानी है, अपना दिलचस्पी दिखानी है, और आपको बताना है कि कैसे आप बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, क्योंकि आपने एमएससी किया है ना। तो ये बेनिफिट आपको शो करना है, और वो बेनिफिट उनको भी पता होता है। बट ये चीज आपको बहुत ध्यान से रखनी है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, शांत और संयमित रहना है, प्रश्न में कूदना कभी नहीं है, कि उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछा नहीं कि बिहार में गंगा नदी, बस शुरू हो गए बिहार में गंगा नदी इस डिस्ट्रिक्ट से आती है, इतना एरिया है, ये सब नहीं करना है। पहले पूरा क्वेश्चन सुनना है, फिर आपको सोचना है। फिर अगर आपको आंसर नहीं पता, कहानी मत बनाइएगा, ये बिल्कुल नहीं करना। अगर नहीं आता छोड़ दीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, फिर सोचिए, नहीं पता बोल दीजिए सर मैं अभी इसका आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, या अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, ये आप भूल दीजिए। बट नहीं पता तो कुछ नहीं करना, अतिशयोक्ति नहीं करनी है, अनावश्यक चीजों को बड़ा चढ़ा के नहीं बोलना है, संदर्भ बहुत ज्यादा मतलब कंटेक्स्ट नहीं ऐड करते जाना है कि मतलब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा आप कहीं से शुरू कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है, सीधे पॉइंट की बात करनी है, सीधा और सटीक आंसर हमेशा देना है, जो जरूरी है वो बोलना है। सो दिस इज अबाउट द बीपीएससी बीएओ को इंटरव्यू क्वेश्चंस। आपको किसी भी चीज में लगता है कि और डिटेल में बात होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोर्स हमारा लाइव है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्राइस हमने बहुत मिनिमम इस बार रखा हुआ है 299 रुपीज, जिसमें कि कोर्स कंटेंट, सेशंस और साथ ही साथ 101 मॉक इंटरव्यू रहेगा। कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, कभी पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।